हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज रियल नंबर्स, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आप सभी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, और फ्रेंड्स, इन सभी स्लाइड्स की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक रिवीजन। सो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे किसका फ्रेंड्स? देखो, हमने क्लास 9th में मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 था विच वाज नंबर सिस्टम, वो जो चैप्टर है वो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। उस चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर। देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके, देन एचसीएफ एंड एलसीएम। फ्रेंड्स, एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में तो हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। देन रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर भी हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। ओके, सो उसके बारे में हम वापस एक बार डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। देन डेसिमल एक्सपेंशन। सो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं या फिर बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्विक रिवीजन। फ्रेंड्स देखो, क्लास 9th में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करा। वी डिस्कस्ड अबाउट द नंबर सिस्टम कि नंबर के दो टाइप्स के होते हैं। नंबर दो टाइप्स के होते हैं विच इज द रियल नंबर्स एंड द इमेजिनरी नंबर्स। और फ्रेंड्स, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो उसका फिर आगे एक और फर्दर टाइप है विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। और फ्रेंड्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा क्या टॉपिक है? रियल नंबर्स, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। ओके फ्रेंड्स, देखो, रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहां पे जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल, इसके बहुत से एग्जाम्पल है। लेट्स से एग्जाम्पल इज 3/4। 3/4 क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। मतलब p बाई क्यू का फॉर्म का क्या मतलब है? इसका सिंपल मीनिंग है फ्रैक्शन। अगर आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, सो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और जहां पे जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से 1.2। अब फ्रेंड्स, आप कहोगे ये तो डेसिमल में हो गया, ये तो रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स देखो, 1.2 को क्या मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, आई कैन राइट इट एज 12/10। सो क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में है? यस, एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। सो ये हो गया एक रैशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, लेट्स से द एग्जाम्पल इज 0/3। ओके, सो 0/3 ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। जो न्यूमरेटर है वो 0 है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो ये क्या होगा? ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। अब फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल इज 11/0। अब फ्रेंड्स, क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 0 है और 0 के इक्वल यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? दैट द नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, सो रैशनल नंबर के बारे में वैसे हम इन डिटेल क्लास 9th में पढ़ ही चुके हैं और इरेशनल नंबर्स के बारे में भी। इरेशनल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसका अपोजिट, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से √2। सो √2 को जब आप डिवाइड करोगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म ही नहीं होगा। इसमें मतलब रैंडम नंबर्स आएंगे, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। सो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। इसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से √3 पाई। सो पाई भी क्या है? ये भी इट इज अ इरेशनल नंबर। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स देखो, जो फ्रैक्शन है, जो 22/7 है, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ओके, सो पाई इसका एग्जाम्पल है। सो ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब इरेशनल नंबर है जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, अब
फ्रेंड्स जो रैशनल नंबर है उसका भी आगे एक टाइप है विच इज द इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखो इंटीजर्स मतलब -1 -2 मतलब जो नेगेटिव नंबर्स हैं, +0 और प्लस द नेचुरल नंबर्स, मतलब इन सभी को हम मिला के क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स, देखो -1 यहां से पीछे तक जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -2 -1 और फिर 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी, और यहाँ पे भी टिल इंफिनिटी। सो इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर्स के भी आगे दो टाइप हैं विच इज द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 टिल इंफिनिटी, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी, ये सब हो गए होल नंबर्स। अब फ्रेंड्स जो होल नंबर्स हैं वो भी आगे दो टाइप्स के हैं, इसके दो टाइप्स हैं विच इज दी जीरो इंटीजर एंड दी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, जीरो इंटीजर क्या होता है, मतलब जीरो, दैट इज नोन एज जीरो इंटीजर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3। अगर आप होल नंबर्स में से जीरो को हटा दोगे सो दैट इज नेचुरल नंबर। ओके, सो नेचुरल नंबर +0 उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। ओके, और नेगेटिव इंटीजर्स तो हमें पता ही है। ओके, सो अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि इंटीजर भी दो टाइप्स के हैं, होल नंबर्स एंड दी नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर के आगे दो टाइप्स हैं विच इज दी नेचुरल नंबर एंड दी जीरो इंटीजर। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कैसे हम नंबर को क्लासिफाई करते हैं। सो इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन दी गई है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर की, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही। रैशनल नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब जिन नंबर्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, दे आर नोन एज irrational number. Okay, and they cannot be written as the ratio of 2 integers. Okay, अब फ्रेंड्स जो रैशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारा एक सेपरेट टॉपिक है विच इज द डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ओके, और इरैशनल नंबर का क्या डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज दी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जैसे 1.2 3 4 5 6 7 8 मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिन नंबर्स के होते हैं ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। ओके, सो इसके बारे में हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, लेमा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स लेमा क्या होता है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। सो लेमा क्या है, ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, मतलब पहले से इसे प्रूव किया जा चुका है और उस प्रूव्ड स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी दूसरी स्टेटमेंट या फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दैट इज नोन एज लेमा। अब फ्रेंड्स यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड कौन है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है और उन्होंने एक डिवीजन लेमा दिया। डिवीजन लेमा मतलब डिवीजन से रिलेटेड, मतलब जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं डिवीजन से रिलेटेड एक प्रूफ स्टेटमेंट दी। अब वो प्रूफ स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, देखो इफ वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, हमने लेट कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r। q क्या है, q इज द क्वोशिएंट, r क्या है, रिमाइंडर। सो जब भी हम किन्हीं भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं सो हम जो डिवीजर होता है डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो नंबर आता है उससे माइनस करते हैं और हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है। सो r इज द रिमाइंडर विच सेटिस्फाइज द कंडीशन a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब फ्रेंड्स ये प्रूफ स्टेटमेंट क्या है, ये है वो प्रूफ स्टेटमेंट, a इज इक्वल टू bq प्लस r। a क्या है, a इज द डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड है। बी क्यू क्या है, बी इज द डिवाइजर, क्यू इज द क्वोशिएंट एंड आर इज द रिमाइंडर। वेयर जो रिमाइंडर होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा जो रिमाइंडर है। अब फ्रेंड्स मैं जानता हूँ आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। सो इसे हम थोड़ा और इजीली समझते हैं आगे। ओके, सो देखो यहाँ पे ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, लेट टेक द एग्जाम्पल ऑफ 6 एंड 3। सो मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए 3
एंड 6। अब इन दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं डिवाइड करूंगा, सो डिवाइड करते हैं। ये 6 क्या है, डिविडेंड है, 3 क्या है, डिवाइजर है। सो कैसे डिवाइड करोगे फ्रेंड्स, हम जानते हैं 3 2 ज़ा 6, 2 क्या है, ये है आपका क्वोशिएंट। ओके 3 2 ज़ा 6, अब 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। 0 क्या है आपका, दिस इज द रिमाइंडर, और ये है आपका डिवाइजर। ओके और 6 क्या है आपका, डिविडेंड। फ्रेंड्स ये सब हम जानते हैं कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट रिमाइंडर क्या होते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका क्या मतलब है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड लिख दिया 6, ये आपका a, बी क्यू, बी क्या है फ्रेंड्स, डिवाइजर, 3 इंटू क्यू, 3 इंटू 2, सो 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 0 प्लस 0। सो ये जो स्टेटमेंट है 6 किसके इक्वल है, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 0 इज 6। ओके सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, प्रूफ हो गई। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। सो ये एक प्रूफ स्टेटमेंट है और ये क्या बता रही है कि जो डिविडेंड है वो किसकी इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस द रिमाइंडर। और यहाँ पे एक और बात है कि जो रिमाइंडर है वो या तो 0 के इक्वल होगा, जैसे इस सिनेरियो में हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है। लेकिन फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि हर टाइम जो रिमाइंडर है वो 0 ही हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिवाइड करते हैं किन्हीं और दो नंबर्स को, लेट से 4 एंड 3। सो 4 है डिविडेंड, 3 इज द डिवाइजर, 3 1 ज़ा 3 एंड रिमाइंडर बच गया 1। लेकिन यहाँ पे तो जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है, 3 है, सो 3 से हमेशा छोटा होगा। 3 भी नहीं होगा, देखो 3 के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया, मान लो लेट्स एज्यूम कि जो रिमाइंडर है वो 3 है, सो इसे हम वापस डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, वापस हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा, ये और 0 से अगर बड़ा है, लेकिन जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होगा। ओके सो इसका यही मतलब है, 0 से बड़ा, ये इसका क्या मतलब है, दिस इज इक्वल, एंड हमेशा जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा रिमाइंडर। ओके सो यही है फ्रेंड्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आ गया, जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज नोन एज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, वेरी इजी टॉपिक। सो ये सब तो हम वैसे क्लास मतलब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, बस हमने उस डिवीजन को एक स्टेटमेंट की हेल्प से उसको शो कर दिया। ओके सो दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके सो वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्म में होगा, हमें ये प्रूफ करना है थ्रू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल द इंफिनिटी, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 2 4, जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4 6 8 10, दीज आर दी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7, दीज आर दी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब फ्रेंड्स ये जो पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो इस फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में, जहां पे जो q है वो एक इंटीजर है, हमें ये प्रूफ करना है। और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q + 1 की फॉर्म में होंगे, ये हमें प्रूफ करना है थ्रू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स सबसे पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, वो स्टेटमेंट हमें याद रखनी है, क्या है, इट इज a इज इक्वल टू bq + r। यहाँ पे ये a b q r ये सब क्या फ्रेंड्स, ये हमने वेरिएबल्स हैं, लेट करा है कि a है डिविडेंड, b है डिवाइजर, q है क्वोशिएंट एंड r है रिमाइंडर। ओके अब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल होगा, और 0 से बड़ा होगा तो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। सो द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द डिवीजर। ओके ये भी हमने ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स हम प्रूफ करते हैं। सो सबसे पहले तो हम एक लेट करेंगे कि पॉजिटिव इवन इंटीजर को हमें लेट करना होगा। सो इंटीजर लेट से हमने लेट कर लिया a। ओके सो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी, लेट द पॉजिटिव इवन इंटीजर बी
ए। ओके, सो हमने लेट कर लिया ए। अब फ्रेंड्स ये ए किसके इक्वल होगा, 2q की फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो ए विल बी इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 2q। अब फ्रेंड्स अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर की हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सो देखो कैसे प्रूफ करेंगे फ्रेंड्स, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है, वो स्टेटमेंट क्या है, वो प्रूफ स्टेटमेंट क्या है, इट इज, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि जो डिवाइजर है वो क्या है, 2q है। सो 2 क्या है, डिवाइजर है, और हमें पता है कि जो रिमाइंडर होगा, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे सो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा तो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। और यहाँ पे डिवीजर क्या है फ्रेंड्स, डिवीजर है 2। ओके, सो रिमाइंडर कैन बी 0 और रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 1। ओके, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि 2 के तो इक्वल होगा नहीं। ओके, अब फ्रेंड्स 1 बाय 1 हम पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, a विल बी इक्वल टू 2q प्लस बी क्यू प्लस आर, और r क्या है, 0 है। सो 2q प्लस 0 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 2q। ओके, और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर 2q की फॉर्म में होगा, मतलब 2 का वो मल्टीपल होगा। देखो एग्जांपल लेते हैं, q की कोई वैल्यू है लेट्स से 6, सो 6 2 ज़ा 12। सो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। सो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर हमेशा एक 2q की फॉर्म में होगा। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करते हैं। सो देखो, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे लिख दिया हमने ऑड, बी ए, हमने ए लेट कर लिया। सो ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है, 2q प्लस 1, और ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा। सो ओके, सो रिमाइंडर विल बी 0 और रिमाइंडर विल बी 1। अगर रिमाइंडर 0 होगा सो दैट विल बी अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर रिमाइंडर 1 हुआ सो द ए विल बी इक्वल टू 2q प्लस 1। ओके, सो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। देखो अगर ये 2q क्या है, 2q एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और अगर रिमाइंडर हमेशा 1 होगा सो 1 रिमाइंडर कब आएगा, जब वो नंबर एक ऑड इंटीजर होगा। एग्जांपल ले लो, जैसे लेट्स से दी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 7। ओके, 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे सो 2 3 ज़ा 6 एंड रिमाइंडर विल बी 1। सो जब भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे सो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर सेम यहाँ पे कोई इवन इंटीजर आ गया, लेट से 7 की जगह है 6, सो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। ओके, सो 2q मतलब 2q प्लस 0, 0 क्या है, रिमाइंडर है। सो 2q की फॉर्म में होगा पॉजिटिव इवन इंटीजर, एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, थ्रू द यूक्लिड डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत सिंपल है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दैट, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में होगा। ये हमें प्रूव करना है थ्रू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा साइड में लिख लेते हैं। सो द यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड को लेट से मैंने लेट कर लिया a। ओके, सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, b क्या है, b इज द डिवाइजर, q इज द क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर। ओके, सो दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और फ्रेंड्स इसकी एक और कंडीशन है कि जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल होगा और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। सो दी 0 से रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है, और डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। सो डिवीजर इज बी। ओके, सो दिस इज द कंडीशन इन द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब फ्रेंड्स इसे हम प्रूव करते हैं कि कैसे एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में, इन दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले तो हम जो पॉजिटिव इंटीजर है उसे लेट कर लेते हैं। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a। ओके, सो let the positive integer be a।
ओके सो हमने लेट कर लिया पॉजिटिव इंटीजर को a। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहते हैं, a, ये a क्या है हमारा डिविडेंड है, एंड b q, यहाँ पे हमारा b क्या है फ्रेंड्स, b हमने लेट करा हुआ है क्वेश्चन में, b क्या है 3, ये 3 क्या है, 3 इज द डिवाइजर फ्रेंड्स। ओके सो लेट 3 b इक्वल टू 3। ओके सो लेट b इज इक्वल टू 3। सो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, सो a विल बी इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस r। अब फ्रेंड्स 3q प्लस r है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो रिमाइंडर है वो या तो 0 के इक्वल होगा, 0 से अगर बड़ा है तो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, और यहाँ पे डिवीजर b है क्या हमारा, b है 3, सो रिमाइंडर कैन बी, सो वेयर रिमाइंडर कैन बी 0, 1 और 2, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता। ओके सो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है रिमाइंडर। अब फ्रेंड्स ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, अब इन सभी पॉसिबिलिटीज को हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फॉर्म हमारी सक्सेसफुल है या नहीं है। ओके सो पुट करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिमाइंडर को 0 लेट करेंगे। ओके सो लेट द रिमाइंडर बी 0। सो अगर रिमाइंडर हम 0 लेट करेंगे सो 3q प्लस 0 क्या हो जाएगा, 3q। ओके सो a इज इक्वल टू 3q। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका स्क्वायर कहा है क्वेश्चन ने, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो a का स्क्वायर करेंगे, साथ साथ हमें 3q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड तभी वो दोनों इक्वल होंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल डू। ओके सो नाउ आई एम रबिंग दिस, सो a इज इक्वल टू 3q। now squaring both sides, squaring both sides, squaring both sides, so a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, a क्या फ्रेंड्स, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, सो उसका स्क्वायर एंड 3q का होल स्क्वायर। ओके अब फ्रेंड्स a का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर। ओके सो ये आ गया हमारा आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो 9q स्क्वायर है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव है कि हमें 3m इसे शो करना है। ओके सो 3m कैसे शो करेंगे फ्रेंड्स, देखो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, क्योंकि देखो 3 3 9q स्क्वायर ये आ जाएगा। सो वैल्यू सेम है, लेकिन देखो ये 3q स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया m, सो मैंने इसको m लेट कर लिया। क्यों, क्योंकि देखो 3q स्क्वायर क्या है फ्रेंड्स, अगर आप q की जगह कोई भी इंटीजर पुट करोगे, कोई भी नंबर पुट करोगे, सो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यू विल गेट अ इंटीजर। इसीलिए यहाँ पे m मैंने पुट कर दिया, क्योंकि m क्या है, m एक इंटीजर है। सो 3q स्क्वायर क्या है, लेट्स से इट इज अ इंटीजर, और उससे हमने लेट कर लिया m। सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3m। ओके सो ये हमने प्रूफ कर दिया। सो a जो a का स्क्वायर है वो किस फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया। अब हमने 3m सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड्स अब बारी है 3m प्लस 1 की। सो अब हम प्रूफ करेंगे कि एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमने रिमाइंडर को क्या लेट करा था, देखो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज हैं 0, 1, 2। ओके सो 0 हमने लेट करके देख लिया, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि फॉर्म 3m की हो सकती है। अब फ्रेंड्स अब हम रिमाइंडर की जगह 1 पुट करेंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर की जगह 2 पुट करेंगे और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जैसे अभी हमने करा। ओके सो सबसे पहले लिख लेते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे 3m प्लस 1 है, सो इट विल बी 3q प्लस 1। ओके सो क्योंकि रिमाइंडर हमने 1 लेट कर लिया, सो 3q प्लस 1। अब फ्रेंड्स बोथ साइड हम करेंगे इसका स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 3q प्लस 1। सो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा। सो ये क्या है फ्रेंड्स, देखो हमने आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, हमने पढ़ी हुई है क्लास 9th में, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इट विल बी 3q का होल स्क्वायर, दिस इज द a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है, a इज 3q, सो 2 इंटू 3q एंड b इज 1 प्लस b का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर। सो इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर एंड प्लस 6q। ओके सो इसका आंसर आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस
1। सो फ्रेंड्स हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी इस पर 3q + 1 होल स्क्वायर पर, आइडेंटिटी अप्लाई करी हमारे पास ये आया। अब फ्रेंड्स देखो हम इसे आगे और फर्दर सॉल्व करना होगा, क्योंकि देखो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें ये फाइंड करना है, 3m + 1 हमें फाइंड करना है, इस फॉर्म में इसे लाना है। कैसे लाएंगे, देखो a² अब किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। देखो 9q² + 6q, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। सो 3 कॉमन एंड दिस विल बी 3 3 = 9, 3q² + 2q एंड ब्रैकेट क्लोज है, ये +1 एज इट इज। ओके, अब फ्रेंड्स देखो जो 3q² + 2q है ये क्या है, अगर q की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। सो हमने उस इंटीजर को लेट कर लिया m, क्योंकि m क्या है, एक इंटीजर है। ओके, सो फाइनल आंसर आ गया फ्रेंड्स a² = 3m + 1। ओके, सो a क्या है फ्रेंड्स, a हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 3m + 1। ओके, और m क्या है, m कोई इंटीजर है, हमने इसे लेट कर लिया। ओके, सो ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो हमने 0 लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया, अब फ्रेंड्स थर्ड है 2। सो 2 अगर रिमाइंडर होगा सो हम अब प्रूव करेंगे कि कैसे उसकी फॉर्म 3m + 1 के इक्वल होगी। ओके, सो आप इसे नोट कर सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे रिमाइंडर की जगह क्या लेट करेंगे, 2 लेट करेंगे। सो a विल बी इक्वल टू 3q + 2। ओके, अब दोनों साइड इसका स्क्वायर करते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो a² विल बी इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो फर्दर a² विल बी इक्वल टू, फ्रेंड्स देखो आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस करा a² + 2ab + b²। सो a क्या है, 3q, सो 3q का होल स्क्वायर, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9q², 9q²। अब फ्रेंड्स b 2ab, सो 2ab हो जाएगा प्लस 2a है 3q एंड b इज 2, सो 2 × 3q and this is 2। okay, so 3q × 2 ये हो जाएगा 3 2 = 6, 6 2 = 12q, so answer will be 12q प्लस b क्या है 2, so 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ओके, अब फ्रेंड्स इसे आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं। सो a² विल बी इक्वल टू 9q² + 12q + 4। अब फ्रेंड्स इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना होगा ताकि हम इसे 3m + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, सो देखो क्या कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, 3 ही कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम 4 की जगह क्या लिख देते हैं, 3 + 1 लिख देते हैं। ओके, ताकि हम 3 कॉमन ले लें और हमारे पास लास्ट में +1 बच जाए। ओके, सो दिस इज अ ट्रिक, 3 + 1, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है, 4 ही होता है। ओके, सो 3 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे बच जाएगा 3q² प्लस, देखो 3 कॉमन लिया, 3 4 = 12, सो 4q प्लस 3 कॉमन था तो 1 एंड ब्रैकेट क्लोज +1। अब फ्रेंड्स देखो आपने देख ही लिया होगा, फाइनल आंसर हमारा आ चुका है 3q² + 4q + 1। ये जो ब्रैकेट में है, अगर इस q की जगह आप कोई भी इंटीजर पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। सो दैट्स वाई इसे हमने एक इंटीजर लेट कर लिया, दैट इज m। ओके, सो m है वो इंटीजर। सो a² की वैल्यू आ गई 3m + 1। ओके, सो जब रिमाइंडर 2 होगा तब भी हमारी उस इंटीजर की, उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, उसकी फॉर्म क्या होगी, 3m + 1 ही होगी। ओके, सो हमने तीनों रिमाइंडर पुट करके देख लिए, जो भी तीनों पॉसिबिलिटीज थी हमने पुट करी और हमने प्रूव कर दिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m + 1 की फॉर्म में होगा। ओके, सो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर सकते हो। सो अब देखो हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, अब फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट्स से हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका स्क्वायर करके देखते हैं उसका जो रिमाइंडर है वो 0 1 2 आता है या उसके अलावा भी कोई आएगा। ओके, सो लेट्स से अ पॉजिटिव इंटीजर इज, लेट्स से 4, सो 4 ले लेते हैं। सो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इट इज 16। अब इसे डिवाइड करना है हमें 3 से, 3 क्या है, डिवाइजर है। ओके, सो 16 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, सो 3 5 = 15, रिमाइंडर बच गया 1, सो रिमाइंडर 1 आ गया। हो सकता है अभी और कोई नंबर लेते हैं। लेट्स से द पॉजिटिव इंटीजर इज 6, सो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। सो देखते हैं अगर हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आता है। ओके, सो 36 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 आ जाएगा।
36 एंड द रिमाइंडर विल बी 0। सो रिमाइंडर आ गया 0। पिछली बार रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। फ्रेंड्स देखो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, जैसे 3m की फॉर्म में हो गया ये। रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी 2 नहीं आएगा या उससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, एक और ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स से इस बार हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे 7। ओके, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 49 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 19, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बच गया 1। देख लो फ्रेंड्स। ओके, सो ये हमने प्रूव कर दिया, प्रैक्टिकली भी से समझ लिया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो फ्रेंड्स, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम मीन्स अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं, मतलब कि जो भी स्टेप फॉलो होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम कहते हैं उसका एल्गोरिथम। एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो आप कोई भी मतलब खाने की चीज बना रहे हो, लेट से आप बना रहे हो मैगी। सो मैगी को बनाने के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, मतलब पानी, उसमें मैगी डालना, उसे बॉईल करना, उसमें मसाले डालना, सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनका जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है, मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप, उसके बाद ये, सो ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं इसे ही हम कहते हैं एल्गोरिथम। ओके, सो एल्गोरिथम ऑफ मेकिंग मैगी, वो हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया। ओके, अब फ्रेंड्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखो एग्जांपल होता है, जैसे आप जब भी किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हो, सो डिवाइड करने पर आप उस नंबर दोनों नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हो यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो ये एल्गोरिथम क्या कहता है, सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाकर आप उन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हो। मतलब आपको ना बार बार वो लेमा लगाना पड़ता है। क्या है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये लेमा लगाकर आप किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हो, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड कर सकते हो, और इसी मेथड को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो कोई कंफ्यूजिंग टर्म्स नहीं है, ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। अब फ्रेंड्स अभी इसे हम और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाकर या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो फ्रेंड्स पहले दो नंबर है 16 एंड 32। सो हमें 16 एंड 32 इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना है यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये एक स्टेप है, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में हम क्या अप्लाई करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार अप्लाई कर करके उन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को क्या कहते हैं, दीज वेल डिफाइंड स्टेप्स आर नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब फ्रेंड्स देखो, किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF निकालना तो हमें आता है, हम छोटी क्लासों से निकालते आ रहे हैं। कौन से मेथड से निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो एग्जांपल ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। जैसे पहले है 16 एंड 32। सो 16 एंड 32 का HCF हम कैसे निकालते थे फ्रेंड्स, पहले देखो सबसे पहले तो हम 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। So we will find the prime factors of 16. So 2 8s are 16, 2 4s are 8, and 2 2s are 4, and 2 1s are 2. Okay. So 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स। देखो so 2 into 2 into 2 into 2. Okay. So अब फ्रेंड्स 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। So 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। So 32, this will be 16, 8, 4, 2 एंड यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 1। सो देखो कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो 5 बार 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कॉमन निकालना है। सो कॉमन देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, एंड ये आ गया 4। ओके, सो 4 बार 2 हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 2 into 2
इंटू टू, सो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। सो हमारा HCF आ गया फ्रेंड्स 16। अब आप देख ही सकते हो कितना लेंथी मेथड है। पहले मैं दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करा और उसके बाद हमने उन कॉमन फैक्टर्स में से उन कॉमन नंबरों को मल्टीप्लाई करा एंड वी गॉट द HCF। अब फ्रेंड्स ये तो बहुत लेंथी मेथड है और इसका सबसे अच्छा मेथड है HCF फाइंड करने का अगर जो डिजिट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, जैसे 135 एंड 225। सो वी कैन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब कैसे अप्लाई करते हैं इसको अब हम सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है 16 एंड 32 का ये एग्जांपल लेते हैं। इस पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। सो देखो, सबसे पहले तो जो बड़ा नंबर है वो होगा आपका डिविडेंड। आपको क्या करना है, नंबरों को डिवाइड करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, सो यू हैव टू डिवाइड बोथ द नंबर्स। सो डिविडेंड क्या होगा, जो बड़ा नंबर है। ओके, सो द बिग नंबर इज 32, सो 32 हो गया डिविडेंड। और डिवीजर क्या होगा 16। ओके, सो 16 टू ज़ा 32 एंड द रिमाइंडर इज 0। अब फ्रेंड्स देखो HCF क्या होगा, HCF विल बी द डिवीजर। जो डिवीजर है आपका दैट विल बी द HCF। अब देखो जरूरी नहीं है कि हर टाइम पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो हम बार बार इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस टाइम जो हमारा डिवीजर होगा ना वही होगा हमारा HCF। सो यहाँ पर HCF क्या है, HCF ऑफ 16 and 32 is 16। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे हमें ये और इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135 एंड 225। फ्रेंड्स बड़ा नंबर कौन सा है, 225। सो डिविडेंड क्या होगा 225, डिवाइजर क्या होगा 135। ओके, सो 225 एंड 135। सो 135 वन जा 135, माइनस करते 550 एंड 1 is 12 and this will be equal to 90। सो 90 आ गया फ्रेंड्स हमारा रिमाइंडर देखो अभी तक 0 नहीं आया है। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो जो डिवाइजर है आपका इस टाइम जो डिवाइजर है 135 वो बन जाएगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। क्या बोला मैंने, जो रिमाइंडर था यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 90, ये बन जाएगा डिवाइजर और जो पहले उसमें जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, इसकी जगह ये आ जाएगा। ओके, सो इसे ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो 135। ओके, सो वापिस देखते हैं 135 क्या बन गया डिविडेंड और जो यहाँ पे रिमाइंडर आया था वो बन गया डिवाइजर। अब इसे और डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, 90 वन जा 90 और इसको माइनस करेंगे बच जाएगा 45। ओके, अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर और यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। सो 90, सो 45 टू ज़ा 90, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। सो रिमाइंडर 0 आ गया फ्रेंड्स और HCF क्या होगा, जो इस लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर था 45। सो दिस इज द HCF। ओके, 45 क्या है HCF है। सो HCF ऑफ 225 एंड 135 is 45। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। फ्रेंड्स हमने क्या करा, अप्लाई करा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करा। कैसे अप्लाई करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसे डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, अगर रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है इसे अप्लाई करते रहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो यही हमने अप्लाई करा एंड वी फाइनली गॉट द HCF व्हिच इज 45। ओके, सो फ्रेंड्स बहुत ईजी टॉपिक्स हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये बहुत ईजी टॉपिक्स हैं और फ्रेंड्स हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब फ्रेंड्स एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो इस पर बेस्ड ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सो द क्वेश्चन इज an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? So friends देखो एक आर्मी का कॉन्टीजेंट, एक आर्मी का ही बहुत बड़ा ग्रुप है और वो मार्च कर रहे हैं और जो टोटल कितने मेंबर 616 मेंबर हैं जो 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करेंगे। मतलब जो 32 मेंबर्स है वो आगे होंगे और बाकी जो 616 मेंबर्स है वो पीछे होंगे। जैसे ये 32 मेंबर्स हो गए ऐसे खड़े हैं और उनके पीछे वो सारे 616 मेंबर पीछे खड़े हैं। अब फ्रेंड्स हमें बताना है कि अगर दोनों ग्रुप खड़े होंगे और वो मार्च करेंगे सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितनी बन सकती हैं इन विच दे कैन मार्च। कॉलम्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, देखो ये होती हैं कॉलम्स।
और ये होती है रोज। ओके, सो कॉलम्स हमें बताने कि मैक्सिमम कितनी कॉलम्स होंगी। ओके, सो देखो सबसे पहले ये यहाँ पे 616 मेंबर्स हैं। सो इस क्वेश्चन को हम विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा और इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो मान लो कि सिर्फ 12 ही मेंबर है। कितने मेंबर है? 12 मेंबर है, और उनके आगे 4 मेंबर, मतलब उनके मान लो कि 4 उनके लीडर है, वो उनके आगे मार्च करेंगे और पीछे पीछे वो 12 मेंबर मार्च करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितने सिनेरियोज बन सकते हैं कि कितनी रोज में, कितनी कॉलम्स में वो मार्च करेंगे। पहला सिनेरियो हो सकता है कि जो 4 मेंबर हैं वो आगे खड़े हैं, मतलब एक कॉलम के आगे एक मेंबर खड़ा है और दूसरे कॉलम के आगे दूसरा मेंबर खड़ा है। ओके, और क्या हो सकता है कि मान लो आगे के जो 4 मेंबर है, 2 आगे खड़े हैं, 2 पीछे खड़े हैं और बाकी के सारे 12 मेंबर्स उनके पीछे खड़े हैं। ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक मेंबर, एक के पीछे एक मेंबर खड़ा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स हमें बताने की मैक्सिमम कितनी कॉलम्स हो सकती हैं। सो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे? 4। ओके, सो कितनी है टोटल? 4 है। आप देख सकते हो 1 2 3 एंड दीज आर टोटल 4 कॉलम्स। ओके, सो टोटल मैक्सिमम कितनी है? 4 कॉलम्स है। 4 कॉलम्स कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स? देखो 12 का और 4 का इनका HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। ओके, सो HCF ऑफ 12 एंड 4 इज 4। सो अगर हम 616 एंड 32 का HCF फाइंड कर ले, सो वी विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द आर्मी कंटीजेंट विल मार्च। ओके, सो हमने इसे एग्जांपल से समझ लिया। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फाइंडिंग द LCM HCF ऑफ 616 एंड 32। फ्रेंड्स हम कैसे फाइंड करेंगे HCF? अभी हमने देखा था जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है उसे हम अप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइंड दी HCF। ओके, सो देखो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है विच इज 616, सो डिवाइड करेंगे 616 को 32 से। सो दिस विल बी, सो 32 1 जा 32, सो 61 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 29 एंड 6 में नीचे उतार लिया 296। ओके, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? देखो 32 9 सा क्या हो जाएंगे? 32 9 सा दिस विल बी 288। ओके, सो 296 माइनस 288 इज इट विल बी 2 एंड 8, सो 8 बच गया रिमाइंडर। अब फ्रेंड्स देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 में लाना है। अब क्या करेंगे? देखो जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवीजर, और जो डिवीजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। ओके, सो डिविडेंड क्या बन जाएगा? 32। सो 8 32 से डिवाइड इजीली हो जाएगा, 8 4 जा 32। सो रिमाइंडर आ गया फ्रेंड्स 0। अब फ्रेंड्स HCF क्या होगा? HCF विल बी जो लास्ट डिवीजर था आपका, दैट विल बी द HCF। सो 8 इज द HCF। ओके, सो हमारा HCF क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। ओके, सो द HCF इज 8। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द आर्मी कंटीजेंट कैन मार्च इज 8 कॉलम्स। ओके, सो आंसर क्या हो गया? आंसर इज 8 कॉलम्स, 8 कॉलम्स। ओके, सो लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने विजुअलाइज कर लिया, अगर समझ लिया, जैसे हमने इस डायग्राम की हेल्प से समझा, सो हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें जस्ट यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना है एंड वी हैव टू फाइंड द HCF। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस, ये जो अर्थमेटिक सिंबल्स हैं इसे हम कहते हैं, मतलब जैसे डिजिट्स को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, दिस इज नोन एज अर्थमेटिक। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखते हैं थ्योरम क्या है। ओके, सो द थ्योरम इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। फ्रेंड्स देखो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये क्या कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल हो सकता है 6, सो 6 के कितने फैक्टर है? 1 2 3 और 6 खुद एक फैक्टर है। सो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उन्हें हम उनके प्राइम नंबर के, उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक नंबर का, लेट्स से द नंबर इज 8। सो अगर आपको 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालने, सो आप कैसे निकालते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? सो 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो 2 into 2 into 2। सो देखो 8 किसको इक्वल है?
2 इंटू टू इंटू टू। अब फ्रेंड्स आप मुझे ये बताओ कि जो 2 है, ये 2 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो वो खुद नंबर और एक 1। ओके, सो 2 के दो फैक्टर है, सो एक तो 2 से खुद डिवाइड होता है और एक 1 उसका फैक्टर है। सो इसके दो फैक्टर्स हैं। सो हमने 8 क्या है फ्रेंड्स? एक कॉम्पोजिट नंबर है। इस कॉम्पोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, प्राइम्स की फॉर्म में, इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट किया। और फ्रेंड्स ये जो फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन मतलब ये 2 क्या है? ये 2 इसके फैक्टर्स हैं। सो ये फैक्टराइजेशन में ये क्या है? ये यूनिक है। यूनिक कैसे? देखो आप इसको किसी और फॉर्म में लिख सकते हो। देखो एग्जांपल लेते हैं एक और फॉर्म का। अगर मैंने लिख दिया 4 इंटू 2, अब ये भी तो इसका भी यही मतलब है, 4 2 8 होता है। लेकिन देखो 4 को आपको और फैक्टराइज करना होगा, क्योंकि 4 किसके इक्वल होता है? 2 इंटू 2 के इक्वल होता है। सो ये वापस यही बन जाएगा। ओके, सो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फ्रेंड्स आप चौंकोगे कि क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। सो ये अभी फ्रेंड्स इसको जस्ट एक नाम दे दिया है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल थ्योरम है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में हमसे डिस्कस किया गया है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, और फ्रेंड्स वो फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? HCF एंड LCM से रिलेटेड है, कि HCF एंड LCM ये कैसे आपस में दोनों रिलेटेड हैं, वो हम देखेंगे थ्रू दिस फॉर्मूला। ओके, सो देखो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं किन्हीं दो नंबर्स का। लेट्स से द नंबर इज 4 एंड 8। ओके, अब फ्रेंड्स 4 एंड 8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स निकाले, सो 4 के क्या फैक्टर्स हैं? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। 8 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम HCF निकाले, कैसे निकालेंगे? देखो जो कॉमन है, इसमें कॉमन है एक 2 और एक ये कॉमन है। सो 2 2 इसका HCF आ गया, HCF इज 4। LCM कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे जो बच गया, जो मतलब जिसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, सो उसे भी आप इंक्लूड कर लोगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 to 4 4 to 8। सो इनका LCM हो गया 8। LCM इज 8। ओके, सो HCF LCM निकालना में आता है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन फ्रेंड्स इन HCF और LCM में क्या रिलेशन है? देखो रिलेशन ये है दैट HCF ऑफ A एंड B, A क्या है? A है 4 और B क्या है? B है 8। सो जो इन दोनों का जो HCF है विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाय जो इनका LCM है विच इज 8, ये किसके इक्वल है? A इंटू B। मतलब देखो HCF है 4 इंटू LCM विच इज 8 और नंबर्स क्या है? 4 और 8। तो देख लो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हो ये दोनों इक्वल आएंगे। 4 8 32 विच इज इक्वल टू 32। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ओके, सो फ्रेंड्स हम समझ सकते हैं कि कैसे LCM एंड HCF कैसे ये आपस में रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड है? थ्रू दिस फॉर्मूला, कि किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM उन दोनों नंबर्स का किसके इक्वल होता है? उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, और फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को हम आगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पे LCRT में एक फैक्ट दिया गया है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ओके, सो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो, एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2 वाज प्रोबेबली फर्स्ट रिकॉर्डेड एज द प्रोपोर्शन 14 ऑफ बुक 16 इन द यूक्लिड्स एलिमेंट्स बिफोर इट केम टू बी नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फ्रेंड्स देखो, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये हमारी NCERT बुक में कौन सी थ्योरम है? देखो, इट इज द थ्योरम 1.2 से हमारी थ्योरम 1.2 है। और जब इसको थ्योरम 1.2 है, इससे पहले इसको क्या कहते थे? इसका एक दूसरा नाम था। सो इसका दूसरा नाम क्या है? हाउएवर द फर्स्ट करेक्ट प्रूफ वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिच गॉस इन हिज डिस्कशंस अर्थमेटिके। सो ये इनकी बुक है, इन साइंटिस्ट द्वारा लिखी गई एक बुक है। सो इससे पहले से क्या कहते थे? दैट प्रोपोर्शन 14। सो दिस वाज द प्रोपोर्शन 14, ये इसका नाम था इस थ्योरम का। अभी तो हम किस थ्योरम से जानते थे? थ्योरम 1.2 ऑफ आवर NCERT बुक। ओके, और इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, सो कार्ल फ्रेडरिच गॉस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। सो इन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। ओके, सो एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम along with Archimedes and Newton. He has made fundamental contribution to both the mathematician and science. So friends, ये कुछ facts थे related to the Carl Friedrich Gauss, और इससे related थोड़ा 1 mark question या 2 mark question पूछा जा सकता है in the exams, that who is the prince of mathematics. Okay, so he is Carl Friedrich Gauss.
सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या फिर आप कह सकते हो कि हम कैसे HCF एंड LCM फाइंड कर सकते हैं। वेरी बेसिक टॉपिक, HCF LCM फाइंड करना में आता है थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड द फॉर्मूला व्हिच वी डिस्कस्ड नाउ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फ्रेंड्स, हमें कह रहे हैं कि इस नंबर को 140, 5005 इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब सिंपल इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सो फ्रेंड्स देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फ्रेंड्स। सो 140 सबसे पहले से 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, 2 70s are, then 35 and then 5 7s are 35 and then the 7. Okay, so ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। सो 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7, 2 into 2 into 5 into 7. ओके, सो फ्रेंड्स ये क्या है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब सब प्राइम नंबर्स हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। अब फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है 5005। सो इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो 5005, सो 5 से सबसे पहले हम इसे काटेंगे, 5 1 जा 5, 0 0 एंड 1। इसके बाद हम इसे 7 से कट करेंगे। सो 7 1 जा 7 एंड देन 37 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। ओके, इसके बाद इसे हम काटेंगे 11 से। सो 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33 एंड देन इट वी विल कट बाय 13। ओके, सो इसके फैक्टर्स आगे फ्रेंड्स 5 into 7 into 11 into 13। सो 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 13। ओके, सो ये क्या फ्रेंड्स, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिया थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो फ्रेंड्स दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF 306 657 इज 9। सो हमें HCF दिया गया है 306 एंड 657 का, जो कि है 9। फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। हमें LCM कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस करा था विच वॉज द LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। सो ये A और B क्या है, ये वो दोनों नंबर है। जैसे यहाँ पर A क्या है 306 है एंड B इज 657। ओके, और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे HCF नहीं दिया गया है, HCF दिया गया है और LCM हमें फाइंड करना है। ओके, सो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF क्या है, HCF इज 9 इज इक्वल टू A इंटू B। A है 306 एंड B इज 657। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें LCM निकालना है। सो 9 को हम इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर देंगे ऑब्वियसली। ओके, सो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो इसे कट करते हैं। 9 3 जा 27 एंड 4। ओके, सो 34 आ गया फ्रेंड्स। अब 34 इंटू 657 कितना हो जाएगा, द LCM इज 22,338। ओके, सो दिस इज द LCM। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। फ्रेंड्स हमने जस्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करा जो हमने उसमें अर्थमेटिक वाले थ्योरम में स्टडी करा था। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 80 minutes टू ड्राइव 1 around ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। सो देखो फ्रेंड्स, एक सर्कुलर पाथ है जिस पर सोनिया एक राउंड कितने मिनट्स में मारती है, 80 minutes में, और वहीं रवि उस राउंड को 12 minutes में कंप्लीट कर लेता है। सो सपोज दे बोथ स्टार्ट ऑन द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो मान लो रवि और सोनिया ने एक सेम पॉइंट पर रेस को शुरू करा। हम जानते हैं कि सोनिया कितना टाइम लेगी, 80 मिनट्स का टाइम लेगी, और वहीं रवि उससे जल्दी आ जाएगा, 12 मिनट्स में आ जाएगा। सो अगर वो दोनों एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट करें, सो कितने हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, मतलब कितने मिनट बाद वो मिल जाएंगे। ओके, हाउ व्हेन दे विल मीट अगेन। ओके,
ओके, सो ये मिनट्स हमें यहाँ पे बताने हैं। फ्रेंड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो हमें यहाँ पे 18 मिनट्स एंड 12 का 18 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखो हम एचसीएफ क्यों नहीं निकाल रहे, कॉमन सेंस है कि अगर जो राउंड्स बढ़ेंगे सो टाइम भी इंक्रीज होगा, और एचसीएफ हमेशा जो दोनों डिजिट्स से होते हैं उससे कम वैल्यू देता है, जबकि जो एलसीएम होता है वो उन दोनों की टेबल में आता है, सो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसी वजह से हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। सो देखो सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 18, सो 2 9 18 एंड 3 3 9, 3 1 3। ओके, सो 18 किसके इक्वल है, 2 इंटू 3 इंटू 3। सो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब फ्रेंड्स सेकेंड है 12, सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, सो दिस इज 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कॉमन देखना है कि इन सब फैक्टर्स में से कॉमन है कुछ। सो देखो 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। ओके, और जो बाकी 3 और 2 इन्हें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो द एलसीएम विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। सो द फाइनल एलसीएम इज 2 3 6, 6 3 18 एंड 18 2 36 मिनट्स। So 36 minutes. After 36 minutes, Ravi and Sonia will meet again on the circular path. So ये लास्ट में स्टेटमेंट बन जाएगी। So बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल हमने एलसीएम कैलकुलेट करा थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन हम छोटी क्लासों से सॉल्व करते आ रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो कि क्या 6n 6 रेज टू द पावर n, जहाँ पे n क्या है एक नेचुरल नंबर है, वो 0 डिजिट से एंड करता है, ये हमें चेक करना है। फ्रेंड्स देखो एक कंडीशन है कि कोई भी नंबर 0 से एंड कब करता है, जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 इंक्लूडेड हो। ओके, सो देखो मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर है जो 0 डिजिट से एंड करता है, जैसे लेट से 100। सो 100 0 डिजिट से एंड करता है, इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम करें सो क्या आएगा, देखो 100 के प्राइम फैक्टर्स में 250 देन 25 देन 5 5 25 एंड 5 1 सो आप देख रहे हो कि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 और 5 इंक्लूडेड हैं, 2 और 5 2 5, सो ये इंक्लूडेड है। सो कोई भी नंबर जो 0 से एंड करेगा उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 5 इंक्लूडेड होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या 6 के प्राइम फैक्टर्स में ये इंक्लूडेड है या नहीं है। सो देखो लेट से 6 क्या होगा, 6 रेज टू द पावर n, ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। सो कोई भी रेज टू द पावर हो, चाहे वो 2 हो 3 हो, हम सबसे पहले 6 की बात कर रहे हैं। सो 2 और 3, यहाँ पे 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। सो दैट्स वाई 6 में n की चाहे कोई भी वैल्यू हो, एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लेट से n की वैल्यू है 2, इफ n इज इक्वल टू 2, सो 6 रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा, 6 6 36। सो 36 आ गया। सो क्या यहाँ पे 0 से एंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो इसी वजह से जो भी नंबर 0 से एंड करेगा, कब एंड करेगा, जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 इंक्लूडेड हो, जैसे 10 में इंक्लूडेड होते हैं, 1000 में, 100 में, 10,000 में, ऐसे नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 और 5 इंक्लूडेड होते हैं। ओके, सो 6 की चाहे n की कोई भी वैल्यू, उसका स्क्वायर जो आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, जिस वजह से वो 0 से एंड नहीं करता है। ओके, सो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। सो देखो इरेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं क्लास 9 में इन डिटेल, कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे एग्जाम्पल √5, √2, पाई, these all are irrational number. So friends, now we have to prove that √5 is irrational, कि हमें प्रूव करना है कि √5 एक irrational नंबर है। So कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स, देखो so friends किसी भी irrational नंबर को रैशनल प्रूव करने के लिए सबसे इजी तरीका है by the method of contradiction। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, मतलब आपको √5 को irrational प्रूव करना है, आप √5 को रैशनल मतलब कह दो कि इट इज रैशनल, और आप उसे गलत प्रूव कर दो जिससे वो √5 क्या बन जाएगा, irrational बन जाएगा। सो
हमें रूट 5 को सबसे पहले रैशनल लेट करना होगा और फिर उसकी हेल्प से हम रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ओके, सो कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ओके, अब फ्रेंड्स अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, सो रैशनल नंबर क्या होता है, हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पे q 0 के इक्वल नहीं होता है। और फ्रेंड्स जो p और q होते हैं वो दोनों को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं को प्राइम्स का 7 एंड 3। अब इन दोनों नंबर का जो कोई भी कॉमन फैक्टर है, क्या 7 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1। सो ऐसे नंबर जिनके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 7 एंड 3। ओके, अब फ्रेंड्स जो p और q होते हैं वो दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। सो रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा, p बाई क्यू, क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल नंबर लेट कर लिया। ओके, सो p बाई क्यू। सो p बाई क्यू की जगह हम इसे a बाई बी लेट कर लेते हैं। ओके, a बाई बी। अब फ्रेंड्स a बाई बी है where b is not equal to 0 and both a and b are co-primes। ओके, सो दोनों क्या है, को-प्राइम्स हैं। ओके, सो ये हमने इजीली लेट कर लिया क्योंकि हम ये जानते हैं। अब फ्रेंड्स रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। अब आगे हम कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखो नाउ वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स अगर आप स्क्वायर करोगे, सो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। a बाई बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करोगे सो a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो 5 को हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b स्क्वायर को इधर ले आते हैं इक्वल के, सो 5b स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, अब फ्रेंड्स देखो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 को अगर इधर लेके जाओगे, सो देखो फ्रेंड्स b स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड a बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a 5 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है सो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, सो ये है थ्योरम विच इज थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कह रही है फ्रेंड्स, कि अगर एक नंबर का स्क्वायर अगर एक नंबर से डिविजिबल है सो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है सो a भी 5 से डिविजिबल होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट a is also divisible by 5, divisible by 5। ओके, सो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दैट a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, सो आप इसे नोट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स हमने ये प्रूव कर दिया कि a 5 से डिविजिबल है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो देखो हमने कैसे प्रूव करा फ्रेंड्स, हमने देखा कि 5b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है। सो अगर 5 को इक्वल के इस साइड शिफ्ट करेंगे सो b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, और अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है सो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हाँ अब b को भी 5 से डिविजिबल प्रूव करेंगे। अब क्या करेंगे, हम b को भी 5 से डिविजिबल प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, सो देखो सबसे पहले हम a को लेट कर लेते हैं 5c। सो लेट a इज इक्वल टू 5c। अब मैंने 5c क्यों लेट करा, क्योंकि फ्रेंड्स देखो अगर a 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, अगर a 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। सो ये तो हमने देखी हुई है कहीं फ्रेंड्स, दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड लेमा है ये जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले, हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहते हैं कि डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो 5 प्लस c प्लस 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो इसे हम हटा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5c लिखा है। c क्या है फ्रेंड्स, c एक इंटीजर है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक क्वोशिएंट तो लेट करना होगा, बिना क्वोशिएंट तो आप किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू 5c। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम दोनों साइड इसे स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर।
ओके सो देखो अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल है। सो इसका मतलब ए स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर के इक्वल है और ए स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल है। सो इसका मतलब कि जो 5b स्क्वायर है और 5c का होल स्क्वायर है ये भी आपस में दोनों इक्वल है। सो ये तो हम क्लास 9 में पढ़ ही चुके हैं। ओके सो देखो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, दैट 5c स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके सो 5c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके सो 5 को इधर शिफ्ट करते हैं। सो b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5c स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे b स्क्वायर 5c के स्क्वायर के इक्वल है और देखो अगर मैं 5 को इधर शिफ्ट कर दूं सो c स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। और इसका क्या मतलब है कि b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, a स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, a इज डिविजिबल 5। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने शुरू में क्या लेट किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब रूट 5 a बाई बी के इक्वल है, जहां पर a और b दोनों क्या है, को प्राइम्स हैं। लेकिन यहाँ पे तो को प्राइम्स में क्या होता है कि सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे तो 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया फ्रेंड्स। इसका मतलब हमने जो एज्यूम करा था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग प्रूफ हो गया। सो हमें ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। इसका मतलब रूट 5 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। ओके सो हमने ये रूट 5 को इररेशनल प्रूफ कर दिया थ्रू द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने फ्रेंड्स क्या सॉल्व करा, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बेसिकली क्या प्रूफ करा कि a 5 से डिविजिबल है, उसके बाद हमने b को प्रूफ करा कि b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब 5 भी क्या है, इनका एक कॉमन फैक्टर है a और b का, जबकि a और b तो को प्राइम है, इसका मतलब उनका सिर्फ एक ही होना चाहिए कॉमन फैक्टर, लेकिन इनका तो 5 भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये जो हमने एजम्पशन किया था दैट इज रॉन्ग एंड रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर। ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। सो फ्रेंड्स अभी हमने रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करा था और 5 माइनस रूट 3 इसे इररेशनल प्रूफ करना और भी आसान है। ओके सो कैसे प्रूफ करेंगे फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इसे रैशनल एज्यूम करेंगे और फिर उस एजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे एंड देन वी विल से कि ये एक इररेशनल नंबर है। ओके सो देखो सबसे पहले 5 माइनस रूट 3 अगर एक रैशनल नंबर है सो लेट 5 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर। ओके अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस रूट 3 किसके इक्वल हो जाएगा, p बाई क्यू के, ये लेट से a बाई बी मान लेते हैं, a बाई बी। ओके सो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर माइनस रूट 3 को उधर ले जाए इक्वल के सो हो जाएगा पॉजिटिव रूट 3 और a बाई बी को इक्वल के इस साइड ले आते हैं। सो ये पूरा क्या था, ये पूरा था पॉजिटिव, इस साइड आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी, अगर इधर जाएगा सो इट विल बी 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। ओके सो दिस विल बी इन ब्रैकेट। अब फ्रेंड्स आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर b कॉमन ले लें सो b अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा सो दिस विल बी 5b माइनस, इट विल बी b एंड माइनस a, 5b माइनस a अपॉन b। सो दिस विल बी 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू रूट 3। अब फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे सो रूट 3 क्या है, एक इररेशनल नंबर है और इररेशनल नंबर किसके इक्वल हो गया, ये तो पूरा एक रैशनल नंबर होगा ना। अगर आप a और b की जगह कोई भी इंटीजर पुट करोगे सो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, एक रैशनल नंबर ही आएगी, इररेशनल नंबर तो आएगी नहीं। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, सो 5 माइनस रूट 3 विल बी अ इररेशनल नंबर। सो ये तो बहुत इजी था। ओके सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन। सो फ्रेंड्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, मतलब जब भी आप किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हो सो जैसे मान लो डिवाइड करा आपने 5/10, सो 5/10 को डिवाइड करोगे सो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, इट विल बी 1/2। ओके सो 1/2 को फिर आगे आप डिवाइड करोगे सो डेसिमल्स में आपका आंसर आएगा 0.5। सो 0.5 ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब डेसिमल के बाद कैसे नंबर्स का अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब फ्रेंड्स डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन से 3 टाइप हैं,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं तीनों के बारे में। देन इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, देन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। ओके, सो इन तीनों डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो अ नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट और आर फाइनाइट, फॉर एग्जांपल 5/10। फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो आगे जाके मतलब टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो दे आर फाइनाइट, मतलब वो ऐसा नहीं कि फाइनाइट है, चला ही जा रहा है वो डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा नहीं, वो फाइनाइट है, वो खत्म हो जाता है, एक पॉइंट पर जाके टर्मिनेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल 5/10, 1/2, या फिर और भी एग्जांपल हो सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल कैन बी 50/10। सो इन सभी को जब आप डिवाइड करोगे, सो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग, वो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। ओके, सो जैसे 5/10 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.5, सो 0.5 के बाद ये खत्म हो गया, इसके आगे और नंबर्स नहीं है, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग decimal expansion. Okay, friends, if in a decimal a digit or a sequence of digit in the decimal part keeps repeating itself infinitely, such decimals are called non-terminating repeating decimals. Okay, देखो ऐसे decimal expansion जो repeat हो रहे हो, मतलब एक set of digits या फिर एक single digit बार बार repeat हो रहा है, so उसे हम कहते हैं वो या तो terminate नहीं हो रहा है एक तो, और वो बार बार repeat हो रहा है, so non-terminating repeating decimal expansion. Okay, इसका example है 3/10। डिवाइड करके देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। देखो 3/10 है, सो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बच गया 1, सो पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1, यहाँ पे आगे 0, 3 3 जा 9, सो मतलब देख रहे हो खत्म ही नहीं होगा, 3.33333 ऐसे इनफाइनाइटली चलता जाएगा। सो ये क्या होगा? ये हो गया, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहे हैं डेसिमल, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो अब इसे आप 3.33 को कैसे लिख सकते हो? देखो दिस विल बी 3.3 बार। इस बार का क्या मतलब होता है? अगर ये 3 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब ऐसे हो सकता है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 253 और इस 253 के ऊपर बार लगा है, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब है 3.253 253 253 253 ऐसे रिपीट हो रहा है। सो एक सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो जिसके ऊपर बार लगा है वो सेट ऑफ डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फ्रेंड्स ये क्या होते हैं? ये भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर, जैसे 10/3, इसे आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ये भी रैशनल नंबर होते हैं, ये भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन जो थर्ड टाइप है डेसिमल एक्सपेंशन का, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब वहां पे कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है और वो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म भी नहीं हो रहा है, वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। सो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ऐसे नंबर्स जिनका ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दीज नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। ओके, इर्रेशनल नंबर्स जैसे पाई। अब पाई का जैसे जो p/q फॉर्म है, अप्रोक्स है, जो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स है। अगर आप 22/7 को डिवाइड करोगे सो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। रैंडम डिजिट्स आएंगे 1 4 1 5 6, मतलब रैंडम डिजिट्स आएंगे, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ओके, सो नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, सो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ओके, सो फ्रेंड्स दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। हमने तीनों टाइप्स अच्छे से डिस्कस कर लिए। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा टाइप ऑफ नंबर होता है। हम जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ही 2 टाइप्स का है, टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किसका होता है? रैशनल नंबर्स का होता है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है 5/10 या फिर 1/2 या फिर 3/9। ओके, सो दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन फ्रैक्शंस को अगर आप डिवाइड करोगे सो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो होगा टर्मिनेटिंग। अब फ्रेंड्स नॉन टर्मिनेटिंग ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होगा? 3.3333 रिपीटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग क्या होता है? 3.12 5 7 11 12 13, मतलब ऐसे रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। सो दीज आर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब फ्रेंड्स देखो ये जो 3.333 है, इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप
फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ओके, सो ये क्या है फ्रेंड्स, दीज आर नोन एज रैशनल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, जिन नंबर्स का रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन जिनका नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब 3.146578 11 12 मतलब कुछ भी रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, सो दीज आर इरेशनल नंबर्स। ओके, और ये खत्म भी नहीं होते, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो फ्रेंड्स दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और वो कौन से टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। वैसे तो हमने क्लास 9 में पढ़ लिया, लेकिन हमने जस्ट इसे वापस रिवाइज कर लिया। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेसिमल एक्सपेंशन टॉपिक। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि बिना लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए, लॉन्ग डिवीजन मतलब मान लो आपके पास ये फ्रैक्शन है 17/8, अगर आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है सो आप क्या करोगे, नॉर्मली 17/8 को डिवाइड कर दोगे, सो 8 2 जा 16 एंड रिमाइंडर बच गया 1, और इसको फर्दर आगे डिवाइड करके डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा। सो ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म किए बिना ये बताओ कि ये जो भी रैशनल नंबर है, जो फ्रैक्शंस हैं, ये कौन इनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में है, क्या वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो तो इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये सब क्या है, दीज आर रैशनल नंबर्स। ओके, सो इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है। ओके, ये हमें फाइंड करना है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखो जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, जहां पे जो q होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर आपको फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सो इसका सबसे ईजी मेथड है कि जो उसका डिनोमिनेटर है ना, आप उसको फैक्टराइज कर दो, और अगर उसके फैक्टर्स, जिसको डिनोमिनेटर को मैं q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो अगर q है जो उसके जो फैक्टर्स है, अगर वो 2m इंटू 5m की फॉर्म में है, इसका क्या मतलब है कि 2 भी फैक्टर है, m क्या है, मान लो m की जगह 2 है, तो देखो अगर 2 है, इसका क्या मतलब है 2 इंटू 2। ओके, सो अगर 2 और 5 उसके फैक्टर्स में आते हैं, दोनों आने चाहिए, एक आ रहा है तब नहीं होगा। ओके, अगर दोनों उसके फैक्टर्स हैं तब वो जो, अगर ऐसा है तो जो q होगा, जो पूरा रैशनल नंबर होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग, और अगर ऐसा नहीं है सो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर हुआ। अगर देखो वापस रिवाइज करते हैं, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन पर उसके फैक्टर्स की इस फॉर्म में आते हैं, अगर उसके फैक्टर्स, सो वो है टर्मिनेटिंग, मतलब उसका एक पॉइंट पर जाकर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा है 7 इंटू 7, जो डिनोमिनेटर है उसकी फॉर्म ये है 7 इंटू 7, सो ये जो नंबर होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, क्योंकि 2 और 5 उसमें इंक्लूडेड है ही नहीं, 7 आ रहा है। ओके, सो ये फ्रेंड्स सबसे सिंपल मेथड है। सो फाइंड करते हैं फ्रेंड्स हर एक का डेसिमल एक्सपेंशन। सो द फर्स्ट इज 17/8, सो डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। सो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है फ्रेंड्स 8, सो 8 का फैक्टराइजेशन करते हैं फ्रेंड्स, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, सो लिख लेते हैं इसके सामने 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 रेज टू द पावर 3, सो 2 रेज टू द पावर m की फॉर्म आ गई 2 रेज टू द पावर 3। लेकिन फ्रेंड्स 5 तो आया ही नहीं, हमने क्या डिस्कस किया था कि 5 आना चाहिए, सो 5 देखो यहाँ पर है, अगर इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो क्या वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 रेज टू द पावर 0, क्योंकि m क्या है, m कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 0 भी एक इंटीजर है, सो दैट्स व्हाई 5 रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 की इक्वल होता है। ये हमने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट 5 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये फॉर्म आ गई फ्रेंड्स, क्या किस फॉर्म में आ गया, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर m। और ऐसा जिसका डेसिमल, जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 इंक्लूडेड हो, ऐसा जो रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। सो इसको मैंने t से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। फ्रेंड्स सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इज 29/343। डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे और देखते हैं कैसे इसके फैक्टर्स आते हैं। ओके, सो 343 को अगर फैक्टराइज करेंगे 343, सो ये किससे कटेगा फ्रेंड? 7 से कटेगा। तो 7 4 ज़ा 28, 63 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। ओके, सो 7 इंटू 7 इंटू 7 आ गया। फ्रेंड्स दिख ही रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 तो कहीं भी हमें दिख नहीं रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ पे अगर इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, यू विल राइट 343 is equal to 7 into 7 into 7, and then we will write a statement as clearly we can see that in the factors of 343 2 raised to the power m and 5 raised to the power m is not included, so the decimal expansion of 29/343 will be non-terminating and repeating. Okay, non-terminating repeating. Okay, so this will be the answer. Okay, अब friends third part solve करते हैं। थर्ड पार्ट इज 35/50। क्यू क्या है? 50 है। 50 का अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 50 के फैक्टर्स करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 25 एंड देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा, सो 2 इंटू 5 इंटू 5। सो ये पक्का फ्रेंड्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 रेज टू द पावर कितना है? 2 रेज टू द पावर इट विल बी 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। सो 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर m अगर इस फॉर्म में है, सो दैट नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उस नंबर का क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, सो हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए फ्रेंड्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है और हमें बताने कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कि किसी रैशनल नंबर की है या किसी इररैशनल नंबर की है। ओके, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन। और अगर वो रैशनल है सो उसकी ऑब्वियसली फॉर्म पी क्यू फॉर्म में होगा। सो पी क्यू फॉर्म में तो क्यू के जो फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे? फ्रेंड्स अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें हमें रैशनल नंबर दिए गए थे, हमने उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला और बताया कि उनका जो क्यू की फॉर्म है, क्यू की फॉर्म अगर 2 रेज टू द पावर m एंड 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक टाइप से उल्टा हमसे पूछ रहे हैं कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन पहले दे दिया और उसके बाद हमें बताना है कि वो 2 रेज टू द पावर 0 या n टू 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में है या नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अगर यहाँ पे डॉट 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 लगी होती और इसके ऊपर बार लगा होता सो फिर हम कहते कि हाँ ये रिपीट हो रहा है, ये सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये इस पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो गया। और जिन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है जैसे इसका, सो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल है या नहीं है। सो ये एक रैशनल नंबर है फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अब फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी क्यू। सो अगर ये रैशनल नंबर है सो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। जो डिनोमिनेटर आएगा p बाई क्यू की फॉर्म में, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हम क्या, अगर एक नंबर जो है उसका, अगर वो एक रैशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग है, सो उसके जो क्यू के फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे? 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में होंगे। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सो अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखोगे कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ, विल बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होंगे फ्रेंड्स? 2 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर m। मतलब 2 और 5 उसके फैक्टर्स में होंगे, और भी फैक्टर हो सकते हैं लेकिन ये दोनों इंक्लूडेड होंगे, तभी तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ओके, अब फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है 0.12012001
20001। तो देखो इसका क्या मतलब है, सिंपल कि देखो एक पहली बारी में 1 0 था, उसके बाद 2 0 हो गए, उसके बाद 3 0, उसके बाद 4 0 और ये आगे बढ़ता जा रहा है, डॉट्स लगी हैं। ओके, इसका क्या मतलब है कि ये खत्म भी नहीं होगा। और आप मुझे फ्रेंड्स ये बताओ कि क्या यहाँ पे कोई सेट ऑफ डिजिट्स या कोई डिजिट रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो 1 2 0, फिर 1 2 0, लेकिन फिर 0 1 2, मतलब कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, जीरो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये डेसिमल एक्सपेंशन किन नंबर्स का होता है? इर्रेशनल नंबर्स का होता है। सो ये क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, सो अगर ये एक इर्रेशनल नंबर है सो हमें क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ दे आर रैशनल। सो ये रैशनल है ही नहीं, तो ये इर्रेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट क्या है फ्रेंड्स? 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। पहले पार्ट में बार नहीं लगा था। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो डिजिट्स हैं, कितने 9 डिजिट्स हैं, ये बार बार रिपीट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद वापस 1 2 3 ऐसे रिपीट होंगे। सो ये क्या है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे सेट ऑफ डिजिट्स। सो ये क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसे नंबर जिनका ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अब इसकी जो p बाई क्यू फॉर्म होगी, उसमें हम q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? देखो सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर रिपीट हो रहे हैं सो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन कि जो q की जो फॉर्म होती है उसको किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में नहीं होती है। सो आपको यही स्टेटमेंट लिखनी है और इसका आंसर क्या होगा? The prime factors of Q will not be, आपको बस यहाँ पे नॉट लगा देना। ओके, इस थर्ड पार्ट के लिए। ओके, सो वी विल राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will not be in the form of 2m into 5 raised to the power m, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, अगर टर्मिनेटिंग होता तो इस फॉर्म में होता। ओके, सो फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन भी तीनों पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लिया है। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी केम टू एन एंड टू आवर चैप्टर रियल नंबर्स। सो फ्रेंड्स इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे, हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आई होप आपको सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है सो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल बी coming back with the first chapter of science, which is chemical reaction and equation. Till then, that's all. Thank you so much.